स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टार लर्निंग क्लासेस पर। जैसा कि आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी तक जो है पेपर क्लियर नहीं हुआ है सीटेट का, वह हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। जिनका 2 से 3 बार एग्जाम देने के बाद भी अभी सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि आप सबसे पहले अपने जो आपका रिजल्ट है आप उसमें देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे आपके सबसे कम मार्क्स बन रहे हैं। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका साइंस एंड जो मैथ पोर्शन होता है उसमें जो है उनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि वह उस पोर्शन को सही से पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, उस पोर्शन को वो सही से प्रैक्टिस नहीं करते, उनके प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते, और सबसे ज़्यादा जो आपके नंबर है वह आपके इसी पोर्शन से ही बनते हैं। जैसे आपका 60 नंबर का ये पोर्शन होता है और लगभग जो स्टूडेंट्स इसमें 45 प्लस नंबर ले आते हैं तो उनका समझ लो सीटेट आराम से निकल जाता है। बाकी पोर्शन तो आप निकाल ही लेते हो, बाकी सेक्शन जैसे CDP, हिंदी, इंग्लिश, इनको तो आप कर ले जाते हो, लेकिन जो आपका ये जो मैथ एंड साइंस 60 नंबर का रहता है ना, इसमें आपका कहीं ना कहीं रह जाता है। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर आपने इसमें 60 में 45 प्लस नंबर बना लिए तो समझ लीजिए आपका सीटेट निकल जाएगा। तो अभी आपका सीटेट पेपर का नोटिफिकेशन दिसंबर में देखने को मिलेगा और जो उसके एग्जाम है वो आपके जनवरी में ही होंगे। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 5 से 6 महीने का भी आपके पास टाइम है। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। हमारे इस चैनल पे हम आपको सीटेट की जो आपकी साइंस पेपर की जो क्लासेस हैं पेपर 2 की, वह अभी से हम आपको समझ लीजिए टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस जो है अब से कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 20 से 22 टॉपिक में जो है आपका साइंस क्लियर हो, आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड जैसे ही साइंस का पूरा पोर्शन कंप्लीट होगा हम साइंस के टॉपिक वाइज MCQs लेके भी आएंगे। ठीक है, तो उसके भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। तो अभी तो हम टॉपिक वाइज जो है पहले साइंस के जो है जितने भी टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे। तो आपको 6th, 7th, 8th वगैरह की NCERT बुक लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने इन सारी बुकों से निकाल के ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रखा है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो हम आपको वीडियो में जो दिखा रहे हैं नोट्स, उनको आप प्रॉपर बनाते चलिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, एंड आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही साइंस पोर्शन कंप्लीट होगा हम मैथ्स की क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करेंगे, क्योंकि अभी टाइम अच्छा खासा है, तो ज़्यादा एकदम से पूरी तैयारी नहीं करानी है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर आपका फूड एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, फूड एंड कंपोनेंट्स हैं, तो भोजन के सोर्सेज जो हैं, फूड सोर्सेज ऑफ फूड जो है, भोजन के स्रोत जो है, हमें क्या है भोजन के स्रोत। हमें भोजन पहले तो हमें पौधों से प्राप्त होता है, दूसरा हमें जो भोजन है वह जंतुओं से प्राप्त होता है। अब जंतु से प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम जंतुओं को ही खा जाए, ऐसा नहीं है, हमें जंतुओं को खाना नहीं। जो जंतुओं से हमें प्राप्त होता है दूध, उस दूध से हम कई सारे जो है चीज़ें बनाते हैं, जैसे आपका मक्खन, दही, मिठाई, ठीक है, खीर वगैरह, ये सब चीज़ें किससे बनती है? दूध से बनती है। तो एक तो क्या हो गया, एक तो आपके प्लांट्स हो गए और दूसरा आपका क्या हो गया, जंतु हो गया। ठीक है, तो आपके जो प्लांट्स हो गए और आपके जो जंतु हो गए, इनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, तो यही भोजन के स्रोत है। इससे भी क्वेश्चन बना है कि भोजन के स्रोत क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या लगाना होगा कि जो पौधे और जंतु होते हैं उनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। अब जैसे देखिए धान और गेहूं हो गए, तो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे दूध, दही, पनीर, घी, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से प्राप्त होते हैं। अब जैसे हमें खीर बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होगी? दूध की ज़रूरत होगी, और दूध हमें किससे प्राप्त होगा? जंतु से प्राप्त होगा। इसी तरह अगर हमें इडली बनानी है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? चावल की, और चावल हमें किससे प्राप्त होगा? पौधों से प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके हम 2 भाग खा सकते हैं, तो वह आपका सरसों का पौधा होता है, जिसके बीजों से हम तेल बनाते हैं तो उसे हम खाते हैं, और उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो आपके सरसों के पौधे की पत्ती होती है, उससे हम साग बनाते हैं और उसे भी खाते हैं। तो ये सरसों का जो पौधा हो गया, ये एक ऐसा पौधा है जिसके हम 2 भाग खाते हैं, तेल भी, जिसके बीजों को भी खाते हैं और पत्तियों को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये आप स्टार लगा लीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि हम पौधे के अनेक भागों को खाते हैं, जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्तियां, इन सबको हम खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पौधे के भाग जो होते हैं उनको हम खाते हैं। जैसे आपका चुकंदर, पालक, गाजर, जो ये पौधे होते हैं, इनकी हम पत्तियों और तनों दोनों को ही खाते हैं, ये दोनों ही खाने योग्य होते हैं। इसके अलावा जो आपका सीताफल, काशी फल जिसको कहते हैं, इनके फूलों की जो है सब्जी बना के खाई जाती है। तो अगर फूलों की बात की जाए कि इनके फूलों की सब्जी बना के खाई जाती है, तो एक तो आपका सीताफल जिसको काशी फल भी कहते हैं, दूसरा आपका गोभी के भी फूलों की सब्जी बना के खाई जाती है, तीसरा आपका ब्रोकली जिसकी सब्जी बना के खाई जाती है, जो ग्रीन कलर की गोभी होती है उसे ब्रोकली कहते हैं, तो उसके भी वो भी एक तरह से फूल ही है, तो उसकी भी सब्जी बना के खाई जाती है। ठीक है,
अब एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो आपका बैगन और जो भिंडी होती हैं, इनकी पत्तियां जो होती है कड़वी होती हैं और इनकी पत्तियों में पॉइजन होता है, तो इनकी पत्तियां जो है नहीं खाई जाती। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बैगन और भिंडी ये जो आपकी सब्जियां होती हैं, इनकी पत्तियों को नहीं खाया जाता क्योंकि इनकी पत्ती कड़वी होती है और जहरीली भी होती हैं। इसके अलावा मूंग अथवा चने के जो बीज होते हैं उनको अंकुरित करके उसके रूप में भी खाया जाता है। किसके बीज? मूंग और चने के बीजों को अंकुरित करके भी खाया जा सकता है। अब ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना है। याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इनको याद अच्छे से कर लीजिएगा। जो रूट वाली आपकी सब्जियां होती हैं, जो रूट वाले पौधे होते हैं, जो जड़ वाले होते हैं, वह आपके कौन से होते हैं? गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम। तो याद रखिएगा ये आपके सब रूट्स वाले होते हैं। नेक्स्ट है जो स्टेम वाले होते हैं, वह आपके हैं प्याज, आलू, अदरक, लहसुन, हल्दी। ये जितने भी हैं ये सब आपके तना वाले होते हैं पौधे, स्टेम वाले होते हैं। अगला है लीव्स वाले, जो पत्ती वाले होते हैं, वह आपके पालक, सरसों के पौधे और बंद गोभी। और जो आपका जो फूल वाले होते हैं वह आपके हैं कद्दू का पौधा, केले का पौधा, सूरजमुखी या फिर चमेली का पौधा। ठीक है, तो ये सभी आपके जो है फ्लावर वाले होते हैं, ये आपके लीव्स वाले, ये आपके स्टेम यानी कि तना वाले, और ये आपके रूट्स जड़ वाले। तो इनको अच्छे से याद रखिए क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार बना है और बनता भी है। अब नेक्स्ट है भोजन के मुख्य पोषक या अवयव कंपोनेंट्स। भोजन के मुख्य पोषक या अवयव, जिनको कंपोनेंट्स भी कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट वह आपका गेहूं, चावल, आलू, मक्का, इन सभी चीज़ों में जो है पाया जाता है। फैट जो है आपके किस में पाए जाते हैं? तो ये आपका वसा जो है आपका घी, दूध, मक्खन, तेल, इन सब चीज़ों में पाया जाता है। प्रोटीन आपका दूध, अंडा, जो आपकी दालें होती हैं, जितनी भी दालें होती हैं उनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जो प्रोटीन है वह आपका बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। जो शरीर वर्धक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर वर्धक भोजन हमें किससे प्राप्त होता है, तो जो आपका प्रोटीन वाला भोजन होता है वह आपका शरीर वर्धक यानी कि बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है। ठीक है, और जो आपका और जो खनिज होते हैं, मिनरल्स, वह आपके कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम इनमें होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब जो है जो शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देते हैं वह आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। नंबर 1 में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, नंबर 2 में आपका वसा होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे पहले ऊर्जा शरीर को किससे मिलती है, तो वह आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनसे मिलती है, और वसा होते हैं। शरीर को सबसे कम मात्रा में किसकी ज़रूरत होती है, तो जो खनिज होते हैं, लवण होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उनकी ज़रूरत जो है शरीर को कम मात्रा में होती है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रूक्षांश यानी कि जो रफेज होते हैं, इनको आहारी रेशे भी कहा जाता है, और जल भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो जो आहारी रेशे होते हैं इनकी भी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। जो आपके रूक्षांश हैं, जिनको आहारी रेशे या फिर रफेज भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके जो रूक्षांश होते हैं वे हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रूक्षांश जो है आप समझिए ये क्या है, जो हमारे फल और सब्जी होती हैं, इनके जो छिलके होते हैं उनको हमारा जो शरीर है वो पचा नहीं सकता, क्योंकि हमारे शरीर में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। ये सेल्यूलोज जो होते हैं जानवरों के शरीरों में पाए जाते हैं, इसलिए जो सब्जी और फल के छिलके होते हैं हम वो जो है जानवरों को खिला देते हैं और वो उनको पचा भी लेते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सेल्यूलोज पाया जाता है। हम लोगों की बॉडी में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, इसलिए हम इनको पचा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें जो है हमारे शरीर को जो है बहुत ही कम मात्रा में रफेज यानी कि रूक्षांश की, आहारी रेशों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और जो हमारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है तो उसको निकालने में जो आपके रफेज होते हैं वह हेल्प करते हैं। इसलिए तो बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि इनसे कोई पोषक प्रदान नहीं हमें होते हैं, इसलिए बॉडी को इनकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे हम थोड़े बहुत जो है हम छिलके वाली चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि अब आप खीरा है, आप उनको छिलके के साथ भी खा सकते हो। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि संतरा है, क्या आप संतरे को छिलके के साथ खा सकते हो? नहीं खाओगे। आप आलू है, आप उसको छिलके के साथ खा सकते हो, फ्राई करके आप आलू का छिक्का ले उतारते हो, आलू को छिलके के साथ खा सकते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छिलके के साथ खा सकते हैं, लेकिन हर सब्जी, हर फल को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज नहीं है कि हम इतना ज़्यादा छिलका पचा सकें। इतना ज़्यादा रफेज हम अपनी बॉडी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज नहीं है पचाने के लिए। हम रोज़ अगर छिलका खाएंगे तो हमें बार
बार, जैसे हम लोग अगर रोज ही छिलका खाएंगे तो हम लोगों को बार बार फ्रेश होने जाना पड़ेगा, हम लोगों का पेट खराब हो जाएगा, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हम लोगों की बॉडी पे सेलुलोज नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग में आपके बहुत हेल्प करता है, आपको शरीर बनाने में बहुत हेल्प करता है, आपके शरीर को बनाने में, इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहा गया है। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं उसको क्वासियोकॉर एवं मेरेस्मस कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका टेस्ट होता है, जो प्रोटीन टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन पदार्थ का जो चूर्ण होता है वो बनाया जाता है। प्रोटीन पदार्थ का चूर्ण पहले बनाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा जल डालते हैं और 2 बूंदें जो है कॉपर सल्फेट की और 10 जो है कास्टिक सोडा की बूंदें डालते हैं। फिर उसके बाद जो कलर है वो अगर वॉयलेट कलर में बदल गया, यानी कि बैंगनी कलर बन गया, तब उसमें प्रोटीन जो है प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रोटीन टेस्ट कैसे करते हैं, पदार्थ का चूर्ण बनाया जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा जल डाला जाता है, वाटर थोड़ा सा डालते हैं, 2 बूंदे उसमें कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदे उसमें कास्टिक सोडा की डालते हैं। अगर जो है कलर आपका बैंगनी बन के निकलता है, यानी कि कलर बैंगनी बताएगा, वॉयलेट बताएगा, इसका मतलब उसमें प्रोटीन जो है प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन है। अब इसी तरह जो आपका टेस्ट ऑफ स्टार्च, जो मंड या शर्करा जो होती है, उसका टेस्ट करने के लिए भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, और इसका टेस्ट करने के लिए मंड में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डाली जाती हैं। अगर रंग जो है नीला या काला होता है तो वहाँ पे उसमें जो है मंड उपस्थित होता है। ठीक है, मंड इसका मतलब उसमें है। अब नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स यह रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन्स हमारी आंखें, हड्डी, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। अब ये देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, इनको ज़रूर याद कर लेना। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो आपके A, D, E, K होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो आपके B और C होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन को याद रखने का तरीका याद रखना कीड़ा से। ठीक है, इसको अगर उल्टा पढ़ो तो KEDA कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा से याद रखना कि जो कीड़ा वाले विटामिन है वह आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जो आपके जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी जो बचे हुए वो आपके जल में घुलनशील B और C जल में घुलनशील। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वह आपका विटामिन C होता है, जो कि भोजन बनाते में खत्म हो जाता है। ये पॉइंट मैंने इसमें लिखा नहीं, मिस हो गया, बट आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। एक नोट पॉइंट और है कि चावल को रिपीटेड धोने से जो विटामिन है उसका B1 वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो चावल हम लोग बार बार धोते हैं तो उसमें जो उसका विटामिन होता है वो विटामिन B1 होता है, जो कि आपका खत्म हो जाता है अगर आप बार बार चावल को धोगे तो। और विटामिन D हमारे शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और तीसरा मैंने आपको बताया कि भोजन बनाते समय जो विटामिन आपका नष्ट हो जाता है वह विटामिन C आपका नष्ट हो जाता है, तो वो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा विटामिन्स को और डिटेल में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको विटामिन का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हमने पूरे विटामिन्स की डिसीजेज, विटामिन्स की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, कौन से डिसीजेज होते हैं, उनकी कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, उनकी कमी से क्या चीजें होती हैं, तो वो सारा का सारा पूरे डीपली में आपको उस वीडियो में समझाया गया है। तो उसमें पूरा डिटेल से समझाया हुआ है, इसलिए आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके जरूर बनते हैं कि विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, इन सब की कमी से कौन से रोग होते हैं और उनकी कमी को दूर करने के क्या स्रोत हैं, क्या खाना चाहिए, किसकी कमी से रोग होते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में उसमें बताई हुई हैं हमने उस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और एक टेबल बना लीजिएगा और उसमें सब कुछ लिख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में पूरी टेबल बना दी है आपकी, तो उसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा और आप टेबल बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। अब हम संतुलित आहार के बारे में देख लेते हैं कि संतुलित आहार, जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न ही कम हो, साथ ही पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश यानी कि रफेस तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को जो है संतुलित आहार कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हम खा रहे हैं, जैसे कि एक थाली में हमने थोड़ा सा चावल ले लिया, थोड़ी सी दाल ले ली, रोटी ले ली, सैलेड ले लिया, तो ये सब चीज़ें हमने बैलेंस में ली ना, और थोड़ा सा मीठे में ले लिया, तो ये सारी चीज़ें हमने बैलेंस में ली, तब हमने इनको अपने भोजन को तब हमने अपने शरीर को दिया।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लगातार कंटिन्यूअसली हम जो है गेहूँ खाते जा रहे हैं, मतलब रोटियाँ ही रोटियाँ खाते जा रहे हैं, या फिर सिर्फ चावल खाते जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। हमें अपने, या फिर हम सिर्फ फ्रूट खाते जा रहे हैं, तो ऐसे में कोई एक चीज़ अगर हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हमारे बॉडी को प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें जो है एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ें खानी चाहिए, चाहे वो दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, पत्तेदार सब्जियाँ, सैलेड हो, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। ठीक है। तो फूड एंड कंपोनेंट चैप्टर से आपके बस इतना ही था, एंड मैंने आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, बता दी हैं। इसके अलावा इससे और कुछ भी नहीं बनता है, तो इस जो जितना भी बताया है इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, इसके नोट बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक कैसे बनता है। रेशो से वस्त्र तक के बनने का पूरा प्रोसेस देखेंगे, लेकिन टॉपिक 2 में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।